गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा जो ध्यान रहेगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेमोग्राफी के ऊपर रहेगा। इम्पोर्टेंस आपको, जैसे कल तक हमने बात की थी, बहुत सारे आज के समय में जितने भी समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो पॉपुलेशन के साथ है। रादर संबंध कहें या वजह कहें, कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन ही है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ही कई ऐसी चीजें हैं जो कि घटित होती हैं और समाज के लिए खतरा है। तो उन खतरों से निपटने के लिए, रादर उनसे दो चार होने के लिए, एक प्रशिक्षित और शिक्षित सोशल डेमोग्राफर की, सोशोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और आज के मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में, इस सब्जेक्ट की जो महत्ता है उसको देखना समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम इसको क्यों पढ़ें, रादर क्यों पढ़ते हैं। उसका उत्तर जो है कहीं ना कहीं उसके उस कंसेप्ट की या उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो दो बड़ी राष्ट्र हैं हमारे, चाइना और भारत, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया की पाई जाती है। तो समस्याएं भी हमारी लगभग एक जैसी ही हैं। और उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि सोशल डेमोग्राफी वर्ल्ड लेवल पे या भारत के लेवल पे या स्थानीय लेवल पे हमें किस तरह से समस्याओं को समझने में और उनको निदान करने में किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। विल ट्राई टू हाईलाइट सम पॉइंट्स एंड रेज सम इश्यूज एज वेल एंड डिस्कस दोज इश्यूज आल्सो। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसके फेवर में कहा जा सकता है कि सोशल डेमोग्राफी को समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है सोशल डेमोग्राफी इज हेल्पफुल इन प्लानिंग फॉर हेल्थ। हेल्पफुल इन प्लानिंग फॉर हेल्थ। हेल्थ में स्वास्थ्य की प्लानिंग के लिए डाटा जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई फर्टिलिटी रेट जो एक बहुत बड़ा इशू है आज के समय में भी। जो कंट्रीज जैसे चाइना या भारत है उसमें हाई फर्टिलिटी रेट बहुत बड़ा इशू है। तो हाई फर्टिलिटी रेट को जानने के लिए मदर और चाइल्ड के बीच में जो गैप मेंटेन करना है, रादर उनके लिए जो पॉलिसी प्लानिंग बनना है, उसके लिए इसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। और कई डेवलपिंग कंट्रीज हैं आज के समय में भी जहां ये रेशो, रादर ये जो रेट है, ये जो हाई फर्टिलिटी रेट की बहुत ज्यादा है। और मदर चाइल्ड रेशो के हिसाब से उनको जो फैसिलिटेशन है वो उतना नहीं मिलता, और जो कि कंसिक्वेंटली आगे चलकर पूरे समाज के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने आता है। तो सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि इन सभी समस्याओं की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं आबादी, बढ़ती हुई आबादी है। तो उसे देखने के लिए, उससे सोल्व करने के लिए जो सेंसस का जो डेटा होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए सोशल डेमोग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय है, और वो हेल्थ के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। देन हेल्पफुल इन प्लानिंग फॉर फूड सप्लाई। फूड सप्लाई हमें पता, जैसे छोटा सा एग्जांपल हम ले लें कि आज घर में कितने लोग हैं, शाम को 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, उसके हिसाब से दाल सब्जी भाजी जो भी बनना है, रोटी बननी है, वो उसके हिसाब से बनेगी। एज वेल उनको जो दूसरी जो चीजें, दो जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी उसी तरह से दी जाएंगी। तो जब फूड सप्लाई की हम बात करते हैं तो नेशनल डाटा के बेस पर ही सारी की सारी सप्लाई को सुनिश्चित किया जाता है, रादर इंश्योर किया जाता है। और अगर जैसे हम भारतवर्ष की बात करें या स्टेट के, हमारे हिमाचल की बात करें, तो वहाँ पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत ये सारी चीजों की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित किया जाता है। तो इसमें, इसके लिए भी जो टोटल पॉपुलेशन का डाटा वो भी एज वाइज और सेक्स वाइज और फिर सोशल सेगमेंट वाइज और फिर और कैटेगरीज कई हैं, बीपीएल की कैटेगरी है, एपीएल की कैटेगरी है, कई कैटेगरीज में जो डाटा है वो चाहिए। अगर वो डाटा नहीं होगा तो वी कैन नॉट मीट आउट द नीड फॉर फूड फॉर पीपल हु आर जस्ट नेटिव ऑफ एनी कंट्री और एनी प्लेस। तो इसलिए फूड के लिए, फूड सप्लाई को प्लान करने के लिए डाटा का होना बहुत बहुत जरूरी है, और अनडाउटली इसको मद्देनजर रखते हुए सोशल डेमोग्राफी का बहुत ही ज्यादा महत्व बन जाता है। नंबर 3 है कि हाउस हेल्पफुल इन हाउसिंग प्लानिंग।
हाउस, अगर घर को घर किसी को देने, अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली हुई है, उसमें गरीब लोग जो है, जो बीपीएल से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए घरों का प्रावधान जो किया जा रहा है, वो डाटा कहाँ से आया? वो डाटा सेंसस ने दिया। वो डाटा सेंसस ने घर घर जाकर, जो हमारे इनोमरेटर थे, जो जनसंख्या करने वाले थे, गणक थे, उन्होंने वो डाटा इकट्ठा किया। जब वो डाटा इकट्ठा हुआ तो अनडाउटली उस डाटा का प्रयोग जो है वो फिर हाउसिंग की प्लानिंग के लिए किया जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है कि जैसे फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, फैमिली फॉर्मेशन, आदि 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 कई वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर डाटा इकट्ठा किया जाता है। एंड सेम इज द वेरिएबल विद इन नेम्ड एज हाउसिंग। हाउसिंग कितने लोगों के पास है, कितने के पास नहीं है, और घर में कैसी फैसिलिटेशन है, वो सारा का सारा डाटा जो है वो हमें सेंसस से ही मिलता है, रादर सोशल डेमोग्राफी। इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके साथ ये जो है सेंसस हमारी डील करती है। देन हेल्पफुल इन प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार कितने हैं इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसका पता चलाने के लिए भी सेंसस जो है वो एक बहुत बड़ा आधार होता है। पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है वो बहुत बड़ा आधार होता है, और इसमें डिपेंडेंसी रेशो को इसमें मेजर किया जाता है। डिपेंडेंसी रेशो से मतलब हमारा सिंपल शब्दों में ये होता है कि अगर मैं घर में कमा रहा हूं तो मेरे ऊपर और कितने डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट मैंने आश्रित कितने हैं। आश्रित क्रिया, जैसे आप लोगों के घर में या मेरे घर में, आप लोग के घर पापा कमाते हैं या दादू कमाते हैं, तो नीचे उसका यूजर कितने हैं, यूज करने वाले कितने हैं। यूजर मे बी 2, मे बी 4, मे बी 10, मे बी 20, any amount, any number of people may be there as a family member who are just using whatsoever is being earned by the head of family. तो सो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि डिपेंडेंसी रेशो क्या है, और उसके हिसाब से ही जो एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर प्लानिंग जो की जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए ये सोशल डेमोग्राफी से जुटाए गए जो भी तथ्य हैं, जो डेटा है, उनका बहुत बहुत ज्यादा महत्व है, और इसका प्रयोग जो है इसलिए हर जगह किया जाता है। द नंबर 5 इज डेमोग्राफी इज फंडामेंटल इन एजुकेशनल प्लानिंग। डेमोग्राफी इज फंडामेंटल इन एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि छोटे लेवल से लेके एलकेजी नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी डिग्रीज तक कितना स्कूल चाहिए, कितने कॉलेज चाहिए, कितने यूनिवर्सिटीज चाहिए, कितने टीचर चाहिए, एवरीथिंग, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, everything is based on the data which is being collected by this census। और सेंसस में खास करके अगर ये देखने की कोशिश करें तो डिस्टेंस कितना है एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ, एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से डिस्टेंस कितना है, यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है, बाय कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल रीजन से उसको जो है वो स्कूल कॉलेज और सारे के सारे जो चीजें हैं उस पर सोशल डेमोग्राफी का बहुत ज्यादा रोल रहता है। और जो डेटा यहाँ से जो प्रोवाइड होता है उस डेटा के आधार पे फ्यूचर प्लानिंग जो है वो की जाती है। और इस तरह से कोई बच्चा किसी समाज में अनपढ़ ना रहे और या बिना उच्च शिक्षा की छूट जाए, ऐसा पूरा प्रयास रहता है सरकार का भी और वो समाज का, उस समाज का भी, कि कोई बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। तो उसके लिए सेंसस डेटा का होना बहुत बहुत जरूरी है। और एजुकेशन प्लानिंग के लिए पूरा डिपार्टमेंट है, पूरी मिनिस्ट्री है, कई डिपार्टमेंट्स हैं रादर, और कई लोग हैं जो कि शिक्षा को देने के लिए लगे हुए हैं। देन यूजफुल फॉर माइग्रेशन प्लानिंग। माइग्रेशन, यूजफुल फॉर माइग्रेशन प्लानिंग मैंने सोशल डेमोग्राफी का जो प्रयोग है वो माइग्रेशन प्लानिंग के लिए किया जाता है। माइग्रेशन आप लोगों को पता ही है कि जब किसी कारण से अपने घर को, अपनी जगह को छोड़ देना है किसी और कारण के लिए। और कारण क्या है? कारण एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कारण वहां बेरोजगारी हो सकती है, कारण वहां शिक्षा हो सकती है, कारण वहां विवाह हो सकता है, कारण वहां कोई भी हो सकता है। उन कारणों में से किसी एक या एक से अधिक कारणों के चलते जब हम अपने जगह को, स्थान को, नेटिव प्लेस, जो हमारा पैतृक स्थान है, उसको छोड़ देते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? माइग्रेशन कहते हैं। और ये माइग्रेशन जो है बहुत सारी और समस्याओं को लेकर आती है, और कई विकासशील देश जो हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो उस समस्या को हल करने के लिए, उसे रिजोल्व करने के लिए आज के समय में ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को देखें, और ये जो भी डिफिकल्टीज ईस्टर्न कंट्रीज के लिए है उसे वेस्टर्न कंट्रीज वाले दूर करने का
मादा रखते हैं और वो दूर करते भी हैं क्योंकि वो विकसित हैं, उनको ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो वहां जाके जब वो अपने आप को माइग्रेट करते हैं, गांव वाला शहर में आएगा, शहर वाला जो है बड़े शहर में जाएगा, बड़े शहर वाला फिर विदेश में जाएगा और वहां जाके उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करता है। सो एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूं तो रोहिंग्याओं का एक बहुत बड़ा केस अभी इसी साल 2020 में आया था। वेस्ट बंगाल, सॉरी, बंगाल से, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में उन्होंने एंटर किया और वो फैलते फैलते सारे हिंदुस्तान में फैलने लगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक ऐसा क्रॉस बॉर्डर इशू है, रादर एक ऐसा क्रॉस विलेज और गांव का जो क्वांटम है उसका उसका इशू है। वो जो चीजें जो गांव में हैं, जो सॉरी जो नहीं है, उनको पाने के लिए हम शहरों का रुख करते हैं, परंतु शहर में जब पहुंचते हैं तो वहां भी औंधे मुंह गिरते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं या तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे या तो वो नेगेटिव ही, या वो नेगेटिव वो हो जाते हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसलिए इसका स्टडी करना, इसका डेटा रखना, लोगों को समझाना, रादर लोगों को रिटेन करना अपने ही गांव में और एनी रीजन, तो उसके लिए ये सोशल डेमोग्राफी का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। नंबर 7 है हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी। हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी, इकोनॉमी को समझने के लिए ये अति अति महत्वपूर्ण है। क्या भला, सोशल डेमोग्राफी जो है वो इकोनॉमी को समझने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है और साथ में उस ग्रोथ के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ का कितना रिलेशन है, वो सारा का सारा यहाँ समझने की कोशिश की जाती है। अगर पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ रही है, उसकी स्पीड जो है वो फास्टर है, फास्टर रेट है, तो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी विल बी वेरी वेरी स्लो। अगर जनसंख्या की जो मात्रा है, जो स्पीड है ज्यादा है, तो हमारा फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो लो होगा, एक आर्थिक विकास जो है वो भी लो होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होगा पर कैपिटा, जो इनकम आएगी या पर कैपिटा जो प्रोडक्शन आएगा, उस प्रोडक्शन में जो इनकम है वो लो रहेगी और लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बहुत ही डाउन लेवल का होगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव की वजह से जो इकोनॉमी है हमारी वो उससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। नंबर 8, हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एट माइक्रो लेवल। समाज को माइक्रो लेवल पर समझने समझाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि सोशल डेमोग्राफी कैसे बोला। समाज को अगर सोशल डेमोग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर हमें देखना है तो उसे हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसे इम्बैलेंस क्रिएट ना हो समाज में, इसकी कोशिश जो वो की जाती है। इम्बैलेंस क्रिएट ना हो इसकी कोशिश की जाती है और उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए समाज को अति सूक्ष्म लेवल पर आकर, माइक्रो लेवल पर आकर समझना बहुत जरूरी है और उसी के लिए हेल्प करता है सोशल डेमोग्राफी, सिंस इट इज कलेक्टिंग डेटा बाय विजिटिंग हाउस टू हाउस, हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड। एक घर से दूसरे घर में जाकर जो डेटा इकट्ठा होता है, तो उसमें जो इनमोरेटर है, जो रिसर्चर है, उसे बहुत ही गहराई से उस घर के बारे में जानने का मौका उसको मिलता है। जब उसे जानने का मौका मिलेगा तो इट मीन्स एट वेरी माइक्रो लेवल ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डज सोसाइटी मीन्स और अदर व्हाट डज सोसाइटी कंटेन। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सोसाइटी ने बहुत सारी और कई प्रॉब्लम को फेस किया। तो उन प्रॉब्लम को समझने के लिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं बिल्कुल। जैसे कि हम जब गांव में थे तो पानी का नाड़ा जैसा मर्जी, जितना मर्जी पानी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शहर में पहुंचे तो पानी भी कंट्रोल का आएगा, पानी भी कंट्रोल का आएगा और पानी की स्कैसिटी जो है वो सर्वविदित होगी, बाल्टियां 2-4 भर के रखनी पड़ेगी। गांव में कहाँ होता है, नाड़े के नीचे बैठे रहो, सारा दिन बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पानी की बाल्टियां भरनी पड़ेगी, सुबह लाइन में लगना पड़ेगा, पानी आता है नहीं आता है वो भी बात दूसरी है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू फिक्स एग्रीकल्चर जो पोटेंशियल है हमारी, उसके लिए, पानी के लिए आउटपुट क्या है, इंडस्ट्रियल क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, वो सारा का सारा। और उसमें अति महत्वपूर्ण चीज उनके बेस पे सोशल एम्यूनिटीज, सोशल कन्वीनियंस जो है वो लोगों को कितनी मिलती है, उसका प्रपोर्शन क्या है, अनुपात क्या है उसका, क्या वो सम अनुपात में है या वो अनुपातित है, रादर इम्बैलेंस्ड है वो। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है, अगर इसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें तो उसी के आधार पर
जो सेंसस डाटा होता है उसी के आधार पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, हाउसेस बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, सबका जो भी प्रोग्राम बनेगा वो उसी के आधार पे बनता है। और ये इस तरह से हम जो लोगों की जो पॉपुलेशन है उसे 1 से 15 साल और उसके बाद 15 से 50 साल के बीच में इसको बांटते हैं, और 50 से 75 साल, और इस तरह से पूरा का पूरा लेबर फोर्स को हम यहाँ डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो डेटा जनरेट किया जाता है, इसके द्वारा जो डेटा जनरेट किया जाएगा उस डेटा की अति महत्ता होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और उस डेटा के आधार पे इकोनॉमिक प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, इस चाहे भारत सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो जिला प्रशासन है, हर लिहाज पे, हर उस पे सेगमेंट में इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उसके लिए इस डाटा का प्रयोग किया जाता है। देन उसके बाद हेल्पफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मैंने जो भी प्रशासक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। पॉपुलेशन स्टडी जो होती है वो उसमें जो इट इज वेरी यूजफुल टू रन द गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार चलाने के लिए और देश चलाने के लिए और साथ में लोगों को चलाने के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसमें क्योंकि इसी के हिसाब से जो टाउन है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, सिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, गांव को बोला जाता है, नगर पंचायतों को बोला जाता है, ग्राम पंचायतों को बोला जाता है, कि उनको नोटिफाई किया जाता है। तो जब उनको सबको नोटिफाई किया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को अपने तरीके से उसको जब एडमिन करना है सारी चीजों को, तो उसके लिए फिर ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करनी है, चाहे वो पोल्यूशन की समस्या है उसको देखना है, ड्रेनेज की समस्या है उसको हल करना है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, और उस सारी की सारी चीजों को देखने के लिए ये वाला जो सिस्टम है वो रहता है। और साथ में उनके लिए बेहतर सिविक फैसिलिटीज को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे दिया जाए, उसकी बात भी यहाँ की जाएगी। और उसमें स्कूल कितने खुलने हैं, कॉलेज कितने खुलने हैं, हॉस्पिटल कितने खुलने हैं, पब्लिक सर्विसेज में सोशल सर्विसेज वाला जो सेक्टर है, पब्लिक सर्विस वाला, वो कितना खुलना है, किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करना है, इस सारा का सारा डाटा जो है उसके द्वारा मिलता है, और ये हेल्पफुल होता है। और सोशल डेमोग्राफी द्वारा इकट्ठा किया गया ये डाटा जो है वो प्रशासक के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। देन नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स द लास्ट वन, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम। अब जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझने के लिए भी ये क्या बोलते हैं इसको, सोशल डेमोग्राफी बहुत बहुत जरूरी है। हमें पता है, जैसे हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पंचायतों का जो रोस्टर है वो कब हमें मिलेगा, चंबा के लोग भी, और सारे डिस्ट्रिक्ट का मिल गया, चंबा का अभी तक नहीं मिला। इट मीन्स कि ये डाटा कहाँ से आएगा, डाटा देगा डेमोग्राफी वाला, और वो डाटा जो दिया है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, उसको रिव्यू करने के लिए भेजा जाएगा कि भाई इसको ठीक करके दे, और उसी डाटा के आधार पे ग्राम पंचायत का निर्माण होगा, और ग्राम पंचायत में कितने वार्ड्स होंगे वो भी उसी के आधार पे बनेंगे। कहने का अर्थ क्या हो गया, सिंपली स्टेट लेवल की बात करें या वार्ड लेवल की बात करें या नेशनल लेवल की बात करें, हर जगह डेमोग्राफी जो डाटा देती है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे चंबा कांगड़ा हमारी कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी चंबा कांगड़ा है, तो चंबा कांगड़ा की जो जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं वो सारी की सारी या तो चंबा वाली सीट में, चंबा कांगड़ा सीट में आती हैं, या तो मंडी वाली सीट में आती हैं। मंडी में पांगी और भरमौर का जो ट्राइबल एरिया है वो मंडी वाली सीट में है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, चंबा में 2 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, पर उसका डिसीजन कैसे हुआ, वो सोशल डेमोग्राफी ने जो डेटा दिया उसके आधार पर इसका डिसीजन होता है। नंबर ऑफ रेजिडेंट उस एरिया में कितने हैं, नंबर ऑफ वोटर इस एरिया में कितने हैं, उसके आधार पर सारी चीजें जो है वो गांव के वार्ड से लेके एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी तक उसको जो है डिटरमाइन किया जाता है। बीडीसी कहां से बनेगा, और जिला परिषद कहां से आएगा, वार्ड मेंबर कहां से आएगा, प्रधान कहां से आएगा, everything is being determined and decided on the basis of this what should I say, social demography। और ये पूरा का पूरा इसको करने की कोशिश करता है। तो हम बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी मेल फीमेल आज जो नंबर ऑफ वोटर हैं, उनका बिहेवियर, लेवल ऑफ एजुकेशन है, उनकी शिक्षा है, उनकी एज है, उनका वे ऑफ अर्निंग है, एम्यूनिटीज क्या उनके घर में है, साइकोलॉजिकली वो कितने स्वस्थ हैं,
वो सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं ये डेमोग्राफी में यूज करके जो डेटा दिया जाता है वो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत जरूरी रहता है। और इस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है वो पर इलेक्शन, हर इलेक्शन के हिसाब से अलग अलग होती है। पंचायत के हिसाब से पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी, और उसके बाद वार्ड जो सॉरी बीडीओ बीडीसी के हिसाब से अलग रहेगी, जिला परिषद के हिसाब से अलग रहेगी, एमएलए के हिसाब से अलग रहेगी और एमपी के हिसाब से अलग रहेगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये डाटा कहाँ से पता चलेगा हमें, इन सारी चीजों को पता कहाँ से लगता है, इन सारी चीजों का पता लगता है हमें डेमोग्राफी से और सोशल डेमोग्राफी से। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो कि हर लिहाज से हर जगह वो जो कि इसके काम आता है। बहुत कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनडाउटली इन मॉडर्न टाइम this subject which is named as social demography has great importance. Great importance, I mean, it is helpful in health, it is helpful in food supply, rather in planning, helpful in planning for health and planning for food supply, for housing, and for employment also, for educational planning, for migration planning, for just to understand economy, and then understand society at micro level, then economic planning. Then it's also helpful for administrator, as well as it is helpful to understand political system of the country. Country like India, we do have this democratic system, and उस democratic system के चलते इंटरनेशनली अगर देखने की कोशिश करें हम, तो यूएन है, और यूएन के साथ और बहुत सारे एजेंसीज हैं जो कि इस तरह के कामों को इंश्योर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पॉलिसी मेकर्स के लिए, प्लानर के लिए, एग्जीक्यूशंस के लिए, एट एवरी लेवल, रादर आई वुड से एट एवरी लेवल द नॉलेज ऑफ द सोशल डेमोग्राफी is pertinent, and it's very important to know, it's very important to know कि किस तरह क्या जो डेटा है वो किस तरह से उसका प्रयोग हो सकता है, और प्रयोग होने के बाद सारा का सारा वो किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, वो हम देखने की कोशिश हमने यहाँ की। और अनडाउटली जो इम्पोर्टेंस है सोशल डेमोग्राफी की, वो आज के समय में और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज विकास के नाम पे जो हम कर रहे हैं, और उस विकास के नाम पे लोगों को जागरूक करना बहुत बहुत जरूरी है, अपने आप को जागृत रखना और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सोशल डेमोग्राफी बेसिक फैक्चुअल डेटा के साथ जो है वो एक अच्छी अपनी भूमिका निभा सकता है और निभा रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और आज कल हम देखने की कोशिश करेंगे डेमोग्राफिक प्रोसेसेस वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 आज खत्म हो गया हमारा, यूनिट नंबर 2 को हम देखेंगे, और डेमोग्राफिक प्रोसेसेस के पर हम डिस्कशन करेंगे। 3 तरह की प्रोसेसेस रहेंगी, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी एंड माइग्रेशन। जन्म, पता नहीं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्ट, ये जन्म के साथ संबंधित है, दूसरी मृत्यु के साथ है, और तीसरी स्थान परिवर्तन के साथ है। तो ये तीनों को हम कल लेने की कोशिश करेंगे, उसे एक एक करके लेने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे विस्तार से कि फर्टिलिटी क्या होती है, मोर्टिलिटी क्या होती है, और फिर माइग्रेशन क्या होता है। सिंस दिस सब्जेक्ट इज न्यू फॉर यू ऑल, दैट्स व्हाई ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी इन क्लास सो दैट वी कैन इंटरेक्ट, और जो भी जैसे हालात बने हुए हैं उन हालातों में अपने आप को हम ठीक रखें। ग्रेट लर्निंग से भी संपर्क करें नीना जी से या हेमंत जी से, और फिर उनको द्वारा जो भी आपको मेल दी जाएगी उसको क्लिक करिए, एंड यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जिसके बेस पे आपकी अटेंडेंस भी लगेगी। तो विद दिस आज की मुलाकात हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।